नमस्कार साथियों, टारगेट स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि काल की जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमि नीति था, यानी भू-राजस्व नीति था, जिसको जो है कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया था और उसको जो है पूरे ब्रिटिश भारत के लगभग 19 से 20% हिस्से में इसको लागू किया गया था। तो उसी के बारे में हम आज जो है आपसे कुछ बातें करने वाले हैं, जिसका उपयोग आपको यूपीएससी, बीपीएससी एंड अदर स्टेट एग्जाम जैसे कि आपका यूपीपीसीएस, बीपीएससी, बीएसएससी और फैक्ट के रूप में अगर पूछा जाए तो बिहार एसआई, है ना, जैसे एग्जामों में आपको बहुत उपयोगी होने वाला है। इसमें हम सिर्फ इसका जो परिचय वगैरह है या हमने जो विशेषता बनाया है, इसी के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। इसको हम पूरी तरह बताएंगे कि इसके पीछे का क्या कारण था और इसका प्रभाव क्या हुआ। क्या जिस सोच के तहत कॉर्नवालिस ने अपना ये प्रोग्राम शुरू किया था, ये जो नीति लागू किया था, क्या उन्हें सच में उसे फायदा मिला या उसके विरुद्ध में आंदोलन होने लगा, या इसका क्या मेन मुद्दा है, उसको हम जो है इस क्लास में आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो है देखिए कि अस्थाई बंदोबस्त जो है 1993 में लाया गया, है ना। तो इसमें जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में ये सबसे पहले शुरुआत किया। इस पद्धति को जो है बंगाल में शुरू किया और इस पद्धति की त्रुटि को उजागर करते हुए कहा कि जैसे कि भू राजस्व सुधार कहा जाता था, तो भू राजस्व सुधार का कुछ त्रुटि रहा था मुगल काल में। उस त्रुटि के बारे में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का कहना था कि बंगाल में प्रचलित भूमि संबंध जो है उसको जो है एक अलग पद्धति के रूप में लाया जाएगा, ठीक है। और इस पे एक अलग से विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें से जैसे कि 100 बीघा का जमीन होता था, तो मुगल काल में क्या था कि इसके संचालन का कोई प्रकार नहीं होता था। भारतीय परंपरा में उस समय भूमि स्वामित्व की अवधारणा स्पष्ट था ही नहीं, परंतु सभी का दावा होता था किस पे? कृषि पे। एक अंश कृषि के एक अंश पर होता था और राज्य क्या करता था? संप्रभुता असूल के रूप में उत्पादन का एक हिस्सा प्राप्त करता था। यानी जो 1000 बीघा का जो जमीन था, उस पे किसी का जो है प्रभुत्व नहीं था। पूरे के पूरे उस पे जो उस समय के किसान थे, मिलजुल करके अपना खेती-बाड़ी करते थे और अपना अनाज को उत्पादित करते थे। वहीं जमींदार और जो उसके बिचौलिया हुआ करते थे, जो उसका टैक्स लेते थे, उसका क्या हुआ था कि जमींदार और बिचौलिया क्या था, उसका जो बंधुआगत था, यानी अगर कोई हमसे कर वसूल रहा है, ठीक है, कर वसूल रहा है, तो वो उसका देहांत हो गया, फिर उसके बदले में कौन कर्ज वसूलेगा? तो उसका जो बेटा होगा, उसका बेटा जो होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वंशानुगत। तो ये वंशानुगत प्राप्त होने लगा, ठीक है। ये कर कैसे वसूला जाता था, किस आधार पे कितना लिया जाता था, तो इसमें एक था, नियम था इसमें कि जो वसूले गए कुल राजस्व का जो था लगभग 10% होता था हिस्सा, जिसे नस्कर कहा जाता था। और अंत में क्या है, किसान उत्पादक की हैसियत से उत्पादन का एक अंश प्राप्त करता था, जैसे कि 100 बीघा जमीन है, ठीक है, 10% क्या करता था, उसको वो कर के रूप में दे देता था, बाकी किसान के पास बच रहता था। ये मुगल काल में था। वहीं उसी में क्या होता था कि कुछ सामुदायिक संपत्ति भी होता था। सामुदायिक संपत्ति का मतलब ये हुआ कि जैसे कि बंजर जमीन है, ठीक है, चारागाह भूमि है, जंगल है ना, ये सब जो होता था एक सामुदायिक भूमि होता था। ये जो है सामुदायिक संपत्ति होता था और उन पर सभी का दावा होता था, ये नहीं कि किसी एक का होगा। और वो जो सामुदायिक जो संपत्ति होता था, उसमें सभी किसान क्या करता था, उसी तरह मिलजुल कर अपना खेती-बाड़ी अपना करता था। समझ गए ना? लेकिन इसको क्या हुआ, जब कॉर्नवालिस का शासन आया, तो कॉर्नवालिस में एक ही झटके में इसको क्या किया, जमींदार और जो बिचौलिया हुआ करता था, जिसका वंशानुगत क्रम चला था मुगल काल में, तो उसको क्या किया कि जमीन का क्या है, भूमि का क्या है, स्वामित्व बना दिया।
और किसान जो थे उस टाइम का, वो स्वतंत्र हुआ करते थे, किसी के गुलाम में नहीं होते थे, है ना। लेकिन उस किसान को क्या किया, गुलाम बना दिया, अधीनस्थ बना दिया, किसका, जमींदार और बिचौलिया का, समझ गए। तो उसको किसान को भी क्या किया, उसको नीचे रख दिया। अधीनस्थ मतलब क्या होता है कि किसी के नीचे रखना, है ना। तो ये भी एक जो है, यहीं से देखा जाए तो एक बड़ा फैक्टर मन में होगा। अगर आप सभी दिन स्वतंत्रता से जिए हैं, है ना, लेकिन आपको अगर कहा जाए कि कहीं अगर आप बाहर गए पढ़ने के लिए, ठीक है, बाहर पढ़ने गए, आपको जहाँ मन वहाँ घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपना देश दुनिया में मस्त हैं, लेकिन वहीं पे अगर कोई आपको रिस्ट्रिक्शन लगाने वाली मिल जाए कि नहीं आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं खटोस उत्पन्न होगा। तो वहीं से किसान के मन में क्या हुआ कि निगेटिविटी आने की शुरुआत हुई, है ना। ये जो अस्थाई बंदोबस्त है, कॉर्नवालिस ने क्या किया कि अपना 2 अधिकारी को जो है, जॉन शोर और जेम्स ग्रांट के सहयोग से उसके विचार विमर्श करते हुए 1793 में कॉर्नवालिस ने जमींदार के साथ भूराजस्व प्रबंधन किया। जमींदार के द्वारा सरकार को दी जाने वाली राशि सदा के लिए क्या क्या निश्चित कर दिया, यानी एक ही बार उसको क्या क्या निश्चित कर दिया। अर्थात जो रकम जमींदार ने 1793 में देना आरंभ किया, वह राज्य को अंत तक देना रहेगा, अंत तक, जब तक ये कानून रहेगा तब तक देना होगा। बीच में कुछ भी हो, सरकार को कोई मतलब नहीं है, ज्यादा उत्पादन हो कम हो, वही रहेगा। जबकि जमींदार समय समय पर क्या करता था, किसान के साथ इसका चेंजिंग करता था, है ना, बढ़ा बढ़ा देता था, कभी घटा देता था, घटाता तो था नहीं, लेकिन अधिकतर बढ़ा ही देता था। 99% केस में क्या करता था, इस दर को बढ़ा दे जाता था, क्योंकि वहां पे जमीन को तो मालिक जमींदार हुआ करता था, किसान तो क्या हुआ था, अधीनस्थ हो गया था, है ना। लेकिन उसको क्या किया गया कि जब कर बढ़ा दिया गया, तो जमींदार मालिक बन गया, किसान उसके नीचे है, खेती कर रहा है। जो टैक्स लगाया गया, वो टैक्स भी तो वसूलना होता था। उस टैक्स को वसूलने के लिए क्या किया, कॉर्नवालिस ने एक कठोर कानून बनाया। क्या किया कि एक कठोर कानून बनाया, कि एक सूर्यास्त कानून लाया। सूर्यास्त कानून ऐसा था कि एक निश्चित समय में और निश्चित डेट में अगर आपको बता दिया जाए कि 4 जनवरी को आपको हमें कर पहुंचाना है शाम 5 बजे तक, सूर्य डूबने से पहले, तो 4 तारीख को शाम 5 बजे तक अगर जो जमींदार हुआ करते थे, अगर वो नहीं कर पहुंचाएंगे सरकार को, कलेक्टर को, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कलेक्टर को नियुक्त किया गया था, है ना, जैसे कि हमारे पास भी अभी देखेंगे तो डीएम ही भू राजस्व का मालिक होते हैं, है ना। तो उसी समय कलेक्टर जो हुआ करता था, उसको अगर नहीं पहुंचाता तो उसका जो है जितना भी मतलब रकम था, अगर नहीं चुकाता तो संपूर्ण जमींदारी उसका क्या होता, नीलाम हो जाता, किसी और को दे दिया जाता। उसी प्रकार जमींदार क्या करता था, किसान के प्रति अगर किसान नहीं उसको पहुंचाता है, तो रैयत मतलब किसान, रैयत की जो चल अचल संपत्ति था, चल अचल, ठीक है, दोनों, जैसे कि सोना चांदी जो भी है उसका, जमीन रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा घर मकान सब, अनाज सब उसका जो है कब्जा कर लेता था। ये कानून जो है हमारे भारतीय इतिहास में कहा जाए तो सबसे काला कानून बनाया गया, सबसे, क्योंकि यहीं से हमारा भारत जो है, हमारा भारतीय किसान जो है एक ऋणग्रस्तता में परिवर्तित होते गया, ऋणी होते गया, किसानी खेती करना छोड़ते गया, और कई किसान तो आत्महत्या भी करने लगे थे, है ना। तो ये जो है इसका जो है एक अस्थाई बंदोबस्त का जो है कैसे चालू किया गया और कैसे कर वसूला जाता था, उसका एक नियम था। लेकिन अस्थाई बंदोबस्त कुछ है, कुछ कारक था जो प्रेरित करता था, है ना। जैसे कि देखिए उसके पीछे का बैकग्राउंड हम लेते हैं। विचारधारा की भूमि जो है इसमें, एक विद्वान हुआ करते थे, रंजित गुहा नामक विद्वान। बंगाल के अस्थाई बंदोबस्त पर क्या उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी प्रकृतिवादी विचारधारा एवं ब्रिटिश वाणिज्यवादी नीति दोनों का मिला जुला प्रभाव मानते थे वो, है ना। इन विचारों के अनुसार कृषि अर्थव्यवस्था का आधार होती है, और व्यापार कृषि अधिशेष की निकासी का माध्यम माध्यम मात्र होता। इसलिए अगर कृषि बढ़ेगी तो क्या होगा, व्यापार भी बढ़ेगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस पर इसी विचारधारा का क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। परंतु लीलाद्रि भट्टाचार्य से और मीना भार्गव जैसे विद्वान उन्होंने कहा कि उन्होंने इस विचारधारा को नहीं माना, ठीक है।
और इस चीज़ को वो नकार दिया। चलिए ये तो बाद की बात है, ये ऑप्शन में पढ़ा जाता है ना? लेकिन इसके पीछे कुछ 3 साल से जो है हमारे जो गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने भी प्रयास किया, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव भी बंगाल में एक बेहतर भू राजस्व प्रबंधन का प्रयास किया, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव का प्रयोग लगभग पूरी तरह विफल हो गया और इससे इससे भ्रष्टाचार को क्या हुआ, बढ़ावा मिलने। वहीं क्या हुआ कि उनके बाद जो वॉरेन हेस्टिंग आया, उनके द्वारा भी जो है फार्मिंग पद्धति बंगाल 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 में लागू किया गया और कृषि को नष्ट कर दिया। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आए और बंगाल की 1/3 यानी 1/3 कृषि उजर उजाड़ हो गई थी उस समय। तब क्या हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, ठीक है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आए तो समझ ही रहे हैं, अस्थायी बंदोबस्त का उन्होंने जो है आविष्कार किया। लेकिन इनके मन में था कि हम ये जो भू-राजस्व कर रहे हैं, भू-राजस्व नीति लगा रहे हैं, अस्थायी बंदोबस्त, उससे क्या अधिकतम रूप से हम भू-राजस्व प्राप्त कर लेंगे, कॉर्नवालिस को लगा। लेकिन इन्हीं में एन.के. सिंह नामक विद्वान का कहना है कि इस कारक को विशेष महत्व दिया कि हम भू-राजस्व प्राप्त करने मतलब जो भू-राजस्व प्राप्त है, उसको अधिकतम मात्रा में करेंगे तथा अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के पीछे इससे निर्णायक कारण भी माना जाता है कि हम इसके माध्यम से अधिक कर वसूलेंगे, ठीक है? तो इसमें जो है एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहा। इसमें एक दूसरा कारण भी है कि प्रशासनिक और राजनीतिक, है ना? राजनीति के साथ-साथ क्या ज़रूर होता है? प्रशासन। क्योंकि जो राजनेता होता है, वही प्रशासन भी चलाते हैं, है ना? अधिकारी तो उसके नीचे होते हैं, नियुक्त करते हैं या उनका अपॉइंटमेंट होता है या एग्ज़ाम के द्वारा होता है, लेकिन करते तो वही हैं, है ना? जैसा कि हम जानते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त पर जो है विशिष्ट विचारधारा का प्रभाव रहा है, जैसे कि आपको हम पहले भी बताया अभी कुछ विचारधारा का प्रभाव, है ना? हो सकता है परंतु निर्णायक भूमिका तो ब्रिटिश औपनिवेशिक हित ने ही निभाई। क्या है? ब्रिटिश औपनिवेशिक हित ने ही निभाई। यह व्यवस्था ब्रिटिश आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक कारण से प्रेरित रहा था। आर्थिक कारण भी इसमें था, जैसे कि एक निश्चित राशि अस्थायी रूप से प्राप्त करना। कॉर्नवालिस का यह भी मानना था कि अगर हम कृषि के विकास का लाभ जमींदार को देंगे और जमींदार को मिलेगा, तो जमींदार क्या है ना कृषि में निवेश करेगा और इसका जो है हमारा कृषि आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन इसका जो हम आगे बताएँगे, इसका दुष्प्रभाव हुआ कि जो जमींदार हुआ करते थे, उसका फ़ायदा 1% भी कृषि पे नहीं लगाया, है ना? कॉर्नवालिस को यह भी विश्वास था कि जो नगर के साहूकार और महाजन थे, जमींदार में निवेश करेंगे, जमींदार के प्रति निवेश करने में जो है रुचि लाएँगे। इससे नगर का पैसा क्या होगा ग्रामीण क्षेत्र में आएगा। कहाँ जाएगा? नगर है, नगर से जमींदार को मिला, जमींदार कहाँ जाएँगे? खेत में जाएँगे, खेत में निवेश करेंगे तो कहाँ जाएगा? ग्रामीण क्षेत्र में, है? ठीक है? उसी में प्रशासनिक लाखों किसान के बजाय कुछ जमींदार के माध्यम से भू राजस्व की वसूली आसान होगी। राजस्व वसूली में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। ये लोग का ये मानना था, जैसे कि वहाँ पे पहले के समय में बहुत सारे किसान मिलके खेती करते थे, अपना कर देते थे। उन्हीं को लगा कि बहुत जो किसान है, लाखों किसान से अच्छा है कि लाखों एक-एक किसान से अगर हम कर वसूलते हैं, उससे अच्छा है कि एक हम ज़मींदारी प्रथा लाते हैं, वो ज़मींदार हमको क्या है कि हमको राजस्व वसूल के देगा। इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार रुक जाएगा। ठीक है? और इसमें क्या था कि ज़मींदार इनका सोच सबसे बड़ा देखिए क्या था कि जो ज़मींदार वर्ग है, वो ब्रिटिश का मित्र हो जाएँगे, अगर ऐसा करते हैं तो। लेकिन देखिए मित्र तो हुए नहीं, लेकिन अंत में हो भी गए। ठीक है? लेकिन एक तो मित्र हुए, किसान क्या हो गए? विरोध हो गए। है ना? तो देखिए इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, क्या उनका जो उद्देश्य था पूरा हुआ? ठीक है? अगर इसको देखते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है आरंभिक रूप से पूरा जो है माना जाए तो नहीं हुआ, है ना? एक निश्चित राशि की ज़रूरत थी, कंपनी वह राशि व्यापार और सैन्य संगठन में लगा सकी, ठीक है? जो उसका कर होता, वो राशि को भारत में ही व्यापार, सैन्य संगठन, अपना राज्य को बढ़ाना, इस सब में लगाता। कुछ प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा, लेकिन लगा शुरुआत में, ठीक है? यह भी सही है कि कंपनी के समर्थक में जो है ज़मींदार वर्ग आया, परंतु यह भी सही है कि अस्थायी बंदोबस्त अल्पकालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक जो है घाटे के सौदा सिद्ध हुआ, है ना? जैसे इसका मतलब नहीं समझे कि अल्पकालिक लाभ यानी उस समय तो लाभ हुआ, लेकिन आगे जाके क्या हुआ कि घाटे में होने लगा। ब्रिटिश कंपनी
भविष्य में राजस्व वृद्धि के अधिकार से वंचित हो गई। एक आंकड़े अनुसार 1918 में जो है, एक आंकड़ा है 1918 में बंगाल के जमींदार क्या किया कि 60 करोड़ मतलब 60 करोड़ की 60 करोड़ रुपया की वसूली की। इसमें सरकार को मात्र 4 करोड़ मिला। क्या मिला? 4 करोड़, यानी 56 करोड़ घोटाला हुआ। क्योंकि आरंभ में सरकार ने भू राजस्व की दर अधिकतम रूप से निर्धारित किया था, इसलिए आरंभ में उसकी जमींदारियां नीलाम होती रही, जिस कारण से प्रशासनिक जटिलता और भी बढ़ गई। शुरुआत में बहुत टाइट था, तो जमींदार भी नीलाम हो गया बहुत जमींदार को, है ना। जमींदार प्रगतिशील जमींदार सिद्ध नहीं हो सका। ठीक है, जैसा कि कॉर्नवालिस का मानना था कि नगर क्षेत्र का पैसा जो है ग्रामीण में आएगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। क्या हुआ? अनुपस्थित जमींदार क्या किया? उपसमांति कारण से ग्रामीण से नगर क्षेत्र में मुद्रा का पलायन होता है। यहाँ भी कॉर्नवालिस का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। अंत में सही है, मतलब अंत में अगर देखा जाए तो सही है कि जमींदार वर्ग जो है मित्र हुए, परंतु यह भी सही है कि जो जमींदार के शोषण मूलक जो नीति था, जो सूर्यास्त कानून था, जो रैयत का अचल संपत्ति का अधिग्रहण करता था, जब्त करता था, उससे क्या हुआ कि जो अधिसंख्यक किसान थे, अधिसंख्यक मतलब जो लाखों किसान थे, वो ब्रिटिश शासन के विरोध में होते चले गए। समझ गए ना? इसका मेन ये था। इसमें बहुत सारे जो है जैसे कि हमारा इतिहासकार है, बहुत सारे टिप्पणी इसमें है, कंट्रोवर्सी है ना। इसमें अगर जाते हैं तो बहुत लंबा समय लगेगा। इसमें हमें 1 घंटा की भी समय कम पड़ेगा, है ना। तो जो है हम आपको एक ओवरऑल आपको जो है हम अस्थायी बंदोबस्त आपको हम समझा दिए। चलिए हम आपको इसमें कुछ नोट्स बनाए हैं शॉर्ट के लिए, है ना, कि क्योंकि इतना जो हमने बताया आपको याद तो रहने वाला है नहीं उतना, ठीक है, क्योंकि इसी वीडियो को अगर 2 बार 3 बार सुनेंगे तो आप इस चीज़ को सुन के लिख भी सकते हैं, है ना। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा, बहुत फ़ायदा देगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें मेंस में, है ना, प्रीलिम्स में तो आते ही आते हैं। तो चलिए इस नोट्स को हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अस्थायी बंदोबस्त का परिचय लिखें। अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत की एक महत्वपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था थी, जिसे 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भू राजस्व को अस्थायी और निश्चित बनाना। क्या था? आपको हम बताया था कि एक निश्चित काल के लिए जो शुरुआत में देना होता कर, वो क्या होता? अंत में भी देना होता, है ना। एक निश्चित बना दिया कि आपको हमें 1% देना है, 2% देना है, तो बदले में क्या मिलता? देखिए, अगर आप लोग के मन में ये चीज सवाल आया होगा कि जो जमींदार है अगर घोटाला ना करे, भ्रष्टाचार ना करे, तो उसको क्या फायदा हो रहा था? देखिए, जितना भी टैक्स वसूलाया, जितना भी आया, उसका 1% क्या होता था? जमींदार के पक्ष में जाता था। ठीक है, उससे जमींदार क्या होता था? उसमें भी बड़ा घोटाला होता था। आता था कितना, बताता था कितना। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाए भी 60 करोड़ में 56 करोड़ अपने पास रखा। ठीक है, तो 1% जो था वो अपने पास रखता था। इससे क्या हुआ कि जो कलेक्टर हुआ, वो जो उस समय, हाँ, कलेक्टर का भी था ये चीज, तो कलेक्टर भी जो है इसमें भ्रष्टाचार में आ गया था। आगे चल के जैसे कि हम रैयतवाड़ी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको जो है ये किस किस क्षेत्र में लागू था। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कौन कौन से क्षेत्र में लागू किए गए थे, ठीक है, या इसी को दूसरे तरह से भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरह से, उसमें आपको घबराना नहीं है। सबसे पहला होगा आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी का भी कुछ भाग था, अवध हिस्सा का, जो बनारस वगैरह है, ये भी था, है ना। लेकिन एक इम्पोर्टेंस है, आप ध्यान रखेंगे, उसमें 2 ऐसे प्रेसिडेंसी था जहां अस्थायी बंदोबस्त को लागू नहीं किया गया था। वो था एक मद्रास और एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, जो 2 प्रेसिडेंसी ऐसा था जिसको लागू नहीं किया गया था। और देखिए इसका विशेषता पर हम जाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है कि जमींदार को क्या किया ना, भूमि स्वामी घोषित कर दिया। जैसे आपको बताया ना, जमींदार और बिचौलिया का क्या क्या, उसको स्वामित्व बना दिया। भू राजस्व की दर अस्थायी रूप से तय कर दी गई। जमींदारों को समय पर लगान जमा करना अनिवार्य था, नहीं तो सूर्यास्त कानून था, आपको बता ही दिए हम। लगान न देने की स्थिति में जमींदारी नीलाम की जाती, है ना, की जा सकती थी। क्या होता था? नीलाम कर दी जाती थी। किसानों को भूमि पर कोई स्वामित्व नहीं होता था। किसान किसके अधीनस्थ हो गए थे? जमींदार के अधीनस्थ हो गए थे। जमींदार उनसे
ऊपर हो गया तो किसान का क्या उसमें स्वामित्व था? ना किसान उस पे अपनी ज़मीन को बेच सकता था, ना बट्टे पे लगा सकता था, कुछ नहीं उसमें कर सकता था। इसका उद्देश्य क्या था? कि इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के लिए निश्चित राजस्व सुनिश्चित करना, प्रशासनिक व्यवस्था को सरल बनाना, ज़मींदार को ज़मींदार को अंग्रेजी शासन का समर्थक बनाना। जो है ज़मींदार जो है अंग्रेजी शासक का समर्थक बन पाए, जो जिसके लिए उन्होंने क्या किया, ज़मींदार को स्वामित्व बना दिया भूमि का। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा कि ज़मींदार अत्यधिक शक्तिशाली बन गया, किसान का भारी शोषण हुआ, कृषि का विकास अवरुद्ध हो गया। कृषि पे जो उनका मानना था कि अगर हम ज़मींदार को कृषि का स्वामित्व बनाते हैं, तो ज़मींदार क्या है ना कि कृषि पे अपना मन, तन, मन, धन से उसमें मेहनत करेंगे और पैसा को उसपे लगाएँगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र का पैसा था, वो जो है ये जो नगर क्षेत्र का जो पैसा था वो ग्रामीण में आ सके, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। क्या हुआ? कृषि का विकास अवरुद्ध हो गया, है ना? और क्या हुआ? ग्रामीण क्षेत्र जो था, उसका अर्थव्यवस्था क्या हो गया? कमज़ोर हो गया, ठीक है? लेकिन इसमें क्या-क्या कारण था विफल होने का? लगान की दर बहुत अधिक थी, प्राकृतिक आपदा, हाँ, ये जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था, करूणता था कि अगर आपदा आ गया, सुखाड़ आ गया, बाढ़ आ गया, चाहे कुछ भी हो गया, उसमें कोई कर में राहत नहीं दी जाती थी, कुछ डिस्काउंट नहीं होता था, ना माफ़ होता था, ना डिस्काउंट होता था, कुछ नहीं दिया जाता था। इस स्थिति में क्या होता था, जो किसान होते थे, उस ज़मींदार से ही क्या करते थे कि ऋण लेते थे और ऋण लेकर के वो टैक्स को चुकाते थे। जब दोबारा उत्पादन होता था, फिर उस ऋण को चुकाते थे। इसी पद्धति को चलते-चलते क्या हुआ, किसान जो है ऋणग्रस्तता का जो है शिकार होते चला गया। ज़मींदारी ज़मींदार कृषि सुधार में रुचि नहीं लाए, किसान के अधिकारों को पूर्ण जो है अपेक्षा की गई, ठीक है? लेकिन इसका निष्कर्ष लास्ट में ये निकला कि अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश सरकार और ज़मींदारों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ, लेकिन भारतीय किसानों के लिए यह व्यवस्था अत्यंत हानिकारक रही। इसने भारतीय ग्रामीण समाज और कृषि व्यवस्था को गहरा नुकसान पहुँचाया। देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंस तथ्य है कि अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा भी कहा जा सकता है। इसे लागू करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, 1793 में किए। यह व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे पहले लागू हुआ, ठीक है? ये कहाँ हुआ? बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे पहले लागू हुआ। तो आई होप इस वीडियो को आप लोग आगे शेयर करेंगे और आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई त्रुटि हुई होगी तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स के लिए अगर आप जो है हमारे इस चैनल से जुड़िए, और आपको प्रत्येक दिन ऐसा शॉर्ट टॉपिक आपको जो है एक डिटेल्स के साथ-साथ शॉर्ट में भी बताया जाएगा। तो ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।